हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सप्रेस। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन टर्म 2 ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि ऑल्दो हम सारा चीज़ कवर अप कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वी टॉक्ड अबाउट secondary sexual characters in human male and female, we talked about male reproductive system and female reproductive system, और उसी के बेसिस पे आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो बेटा रिवीजन स्टार्ट कर दो। जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हो उनके क्वेश्चंस लगाइए, रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे और उतना आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस lecture number 6 of the chapter how do organisms reproduce। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग की इन रिप्रोडक्शन। चलो मैं कहती हूँ यहाँ पे एक रिप्रोड्यूसिंग सेल है। ठीक है, हमारे पास एक रिप्रोड्यूसिंग सेल है यहाँ पे, इसमें है जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने डीएनए बना दिया। ठीक है, अब इस सेल को आगे जाके दो नए डॉटर सेल्स बनाने हैं और दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डिवीजन होना चाहिए डीएनए का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये कॉपी क्रिएट करेगा। तो चलो इसने एक कॉपी क्रिएट कर ली, इसने एक कॉपी क्रिएट कर ली। ये हमारे पास डीएनए जो है रेप्लिकेट हो गया। अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड करेगा फर्दर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू न्यू डॉटर सेल्स, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक, तो ये आ गए आपके दो नए डॉटर सेल्स। नाउ इतना आपको पता चल गया कि अब जो नए डॉटर सेल्स आए हैं उसमें क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। नाउ टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पॉर्टेंस ये है कि जो डॉटर सेल्स आए हैं उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो डीएनए का, जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर सेल्स में प्रेजेंट हो, रेप्लिकेटेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, रेप्लिकेटेड डीएनए और वी कैन से दैट न्यू डीएनए। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या इंपॉर्टेंस है, द न्यू सेल्स that are formed have the DNA as of parental type। और वी कैन से दैट अगर हम गेमीट्स की भी बात करते हैं, लेट्स से कि गेमीट्स बन रहे हैं, तो गेमीट्स में भी तो क्या है, डीएनए प्रेजेंट है ना, सच दैट अगर गेमीट्स आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे तो जो जाइगोट होगा उसके पास क्या होगा, मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। समझ में आया? सो दैट द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फर्दर दे हैव द पेरेंटल डीएनए। ठीक है, वो कब होगा, जब डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। इसके लिए एक कहानी सुनते हैं। मैंने बोला एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है हमारे पास, मस्त जी रहे हैं, मस्त जिंदगी काट रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब अज्यूम करो ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज कर जाता है सडनली, बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी, है ना। हो सकता है आधे से ज़्यादा मर जाए, हो सकता है आधे से ज़्यादा में ऐसा वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गया है कि जिसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है, ये जो स्पीशीज़ है वो सर्वाइव कर जाए। सो लेट्स से बिकॉज ऑफ दी सम वेरिएंट्स प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन इट हैज़ सम वेरिएंट्स जिनकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं उस हाई टेम्परेचर को। ठीक है, कैन एबल टू सर्वाइव that
हाई टेम्परेचर। क्लियर? नाउ टेल मी, यहाँ पे वेरिएशन क्या है? बेनिफिशियल है स्पीशीज के एस्पेक्ट में, इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेरिएंट जो स्पीशीज है वो सर्वाइव कर पा रही है, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। ठीक है, सो दिस इज वाई वेरिएशंस दे आर बेनिफिशियल। वेरिएशंस आर beneficial to the species as due to some variants the species survived। क्लियर? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, एंड रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बेनिफिट है? सबसे पहली बात, स्पोर्स कैन विथस्टैंड हार्श एनवायरमेंट। Secondly, they are formed during unfavorable condition. ठीक है, जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी स्पोर्स जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे, रिलीज करेंगे स्पोर्स, ठीक है। जब भी कंडीशन नॉर्मल होंगी जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट करेगा, स्पोर्स को रिलीज करेगा, ये स्पोर्स जो है एक सबस्ट्रेट पर जाके लैंड करेंगे और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिट हो रहा है? पहली बात तो स्पोर्स जो है उसको मदद कर रहे हैं हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, स्पोर्स जो है दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो जब भी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है स्पोर्स जो है बिखर जाएंगे स्पोरेंजियम से और एक सबस्ट्रेट पर लैंड करके अगर कंडीशन सही रही तो दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इतना पता है कि आपको डीएनए कॉपी होता है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ तो पेरेंटल ट्रेट्स अपनी आने वाली प्रोजीनी में ट्रांसफर कैसे होंगे? सिंपल सा लॉजिक है। तो डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट इसलिए है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इज एन एसेंशियल पार्ट for the transmission of characteristics from parents to their children। ठीक है, तो डीएनए अगर कॉपी नहीं होगा तो ट्रेट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? हेरिडिटी। गेटिंग? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन बेटा यहां पे होता है गेमीट्स का ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a flower, transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called as pollination। अगर within the same flower है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, एंड बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स है ऑफ द सेम प्लांट
और डिफरेंट प्लांट्स पे भी ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तो बात हो गई पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, गैमीट्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में आपका गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इट इज द इवेंट वेयर गैमीट्स फ्यूज टुगेदर, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर, ठीक है। और जब गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट इज फॉर्म्ड। तो यही डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। चलो इतना तो आपको पता है कि टेस्टिस जो हैं वो बनाते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स आपके मेल गैमीट्स हैं, ठीक। स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट ईजियर हो सके उसके लिए सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स दे सिक्रीट secretions, तो secretion from seminal vesicles and prostate gland make the sperm transport easier, ठीक है, पहली बात। तो ये जो सिक्रीशन और स्पर्म्स हैं इसको हम बोलते हैं सीमेन, क्लियर। दूसरी बात ये है कि इनका जो सिक्रीशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंडली न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो यही रोल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। सिंपल सा आंसर है प्लेसेंटा। तो थ्रू प्लेसेंटा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिलता है, साथ साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है फीटल बॉडी का वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो प्लेसेंटा आपका क्या है, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूटरस, richly supplied with blood vessels and blood, ठीक है। और क्या कर रहा है, nourishes the developing embryo, exchange of gases, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सो रीजंस क्या क्या है, पहली बात तो टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ना हो। वो कैसे नहीं होगा, बाय अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेथड्स टू मिनिमाइज the increasing population, to prevent STDs, to prevent sexually transmitted
डिसीजेज, और सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है कॉन्डम्स। तीसरा है बेटा टू क्रिएट अ गैप बिटवीन चिल्ड्रन, to create a gap between children, ठीक है। So these are the some reasons for adopting contraceptive methods। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टोबैको प्लांट द मेल गैमीट्स हैव 24 क्रोमोसोम्स। तो हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स, 24 क्रोमोसोम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल गैमीट? अच्छा ठीक है, फीमेल गैमीट में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी जायगोट, और हमें बताना है जायगोट में क्या नंबर रहेगा क्रोमोसोम का। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है 24, तो 24 आपका जो गिवन क्रोमोसोम नंबर है वो है डिप्लॉयड। ठीक है, ये है आपका डिप्लॉयड, दैट मीन्स जो आपके गैमीट्स हैं वो क्या होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो 24 का आधा क्या है, सिंपल सा मैथ्स है, 2n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24/2। ठीक है, तो n कितना है आपके पास 12, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या है 12, तो फीमेल गैमीट में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा 12, क्योंकि जायगोट आपका क्या है डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड बॉडी है, 2n है, 2n इस तरह से हम डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम n लिख रहे हैं तो हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जायगोट आपका डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर वापस से क्या हो गया 24। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात क्लियर है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये बात कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स of organism reproducing sexually have the same chromosome number। अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है। माइटोसिस आपका एक सेल डिवीजन है, एक है आपका मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, अगर मैं कह रही हूँ डिप्लॉयड सेल है तो ये सेम नंबर के सेल्स को बनाएगा, यानी अगर ये डिवाइड कर रहा है सेल्स तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और इस तरह के डिवीजन को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये आपका है इक्वेशनल डिवीजन। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में 2n से क्या हो जाता है n, यानी यहाँ पे जो सेल्स बन रहे हैं वो क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो अब एक मजे की बात यह है, अगर मैं स्पर्म की बात करूं वो भी n है, और अगर मैं एग की बात करूं वो भी n है। दोनों हैप्लॉइड सेल्स है, फ्यूज होंगे, बना दिया उन्होंने जायगोट 2n। जायगोट इट इज अ डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर था इनिशियली वो रिस्टोर हो जाता है। तो मियोसिस जरूरी होता है गैमीट्स में ताकि हैप्लॉइड सेल्स बने, बाद में जो फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट बनेगा तो डिप्लॉयड बॉडी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, अगर ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जायगोट, जायगोट में सेल डिवीजन होता है और बनता है हमारा एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग पे चिपक जाता है, इम्बेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन अगर हुआ तो हो जाती है प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड फाइनली 9 महीने बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम
वो शेड हो जाती है along with the egg and comes out in the form of bleeding through vagina ठीक है, एंड दिस ब्लीडिंग लास्ट फॉर अबाउट 3 to 4 days, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। 5 to 7 days की भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इट अकर्स एवरी 28 days। समझ में आ गया? मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको हम मेनार्क बोलते हैं, स्टॉपेज को हम मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो यही होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है इन ऑर्डर टू रिसीव द एम्ब्रियो, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी हो। नहीं होती है तो वो जो इनर लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है और इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया? तो यही थे आपके सारे क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चंस और हो सकते हैं, आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ठीक। और मेरे साथ जुड़े रहिए टर्म 2 की तैयारी के लिए, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चलो, और टेक केयर।